आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर जो आपके भौतिक भूगोल हुआ करता है, यानी लगभग यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय जितने हैं उन विश्वविद्यालयों में पहला जो प्रश्न पत्र है बीए फर्स्ट ईयर का या बीए सेकंड ईयर में, बीए फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर होता है वो भौतिक भूगोल का ही लगभग होता है। तो आपके लिए ये दूसरा प्रश्न बैंक है बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का। दूसरा पेपर यानी यूं कह सकते हैं कि ये मॉडल क्वेश्चंस है, एग्जाम के लिए मॉडल क्वेश्चंस है जिनके आधार पर आपकी एग्जाम को यानी आपकी तैयारी को बहुत अधिक सहारा प्राप्त होगा। इससे पहले जितने भी वीडियो है वो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको प्राप्त नहीं होते हैं तो आप यानी कमेंट सेक्शन में जाकर के और जो पार्ट आपको नहीं प्राप्त होता है उस पार्ट का नाम अवश्य लिखें। एक बात आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको पेपर कैसा लगा पूरा पढ़ने के बाद आप कमेंट कीजिएगा, यानी पेपर पूरा देखने के बाद में आप कमेंट कीजिएगा। ये एग्जाम नोट्स है, एग्जाम के आधार पर यानी आपको इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे देना है, संक्षेप में किस प्रकार उत्तर देना है। तो इसमें आपको छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए हैं। इस प्रकार के लगभग 5 जो यानी प्रश्न बैंक है वो जारी करने की इच्छा है कि 5 प्रश्न बैंक में भौतिक भूगोल का लगभग पाठ्यक्रम है वो कवर कर लिया जाए। यानी ये जो दूसरा जो प्रश्न बैंक पढ़ेंगे तो इसमें लगभग 40% से ज्यादा 45% के आधार पर यानी लगभग जो है वो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और लगभग 4 या 5 वीडियो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लगभग इसका पूरा कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये बहुत अधिक अच्छा होगा। आप एग्जाम में इनको अच्छी तरह से याद करेंगे और याद करके और आपकी यानी अच्छी मदद होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करते हुए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगली क्लासेज जो है वो जल्दी ही शुरू हो रही है, यानी जब आप जैसे फर्स्ट ईयर कर लेंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे, आप जैसे कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उन सभी के लिए हम आगे चलते रहेंगे। तो आइए आज के प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लगभग 20 सवाल प्रश्न शामिल किए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो आप इसको देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न देखिए। सबसे पहले है कि अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है, अवसादी चट्टान की विशेषताएं क्या है। अवसादी चट्टान का निर्माण अवसादों के समूहन के फलस्वरूप होता है, छोटे छोटे चूर्ण के, यानी चट्टान चूर्ण कहते हैं जिसको, चट्टानों का चूर्ण जम करके और वो यानी इससे चट्टान का निर्माण होता है। अर्थात अवसादी चट्टान का निर्माण चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होने से होता है। और इस शैल को परतदार शैल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न परतें पाई जाती है। तो अवसादी चट्टान के बारे में ये परिभाषा हो गई। इसके अलावा इसकी विशेषताएं क्या है? इस चट्टान जो है अवसादी चट्टान है, इसकी विशेषताएं। अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टान चूर्ण और जीव अवशेषों और वनस्पतियों के समूहन से होता है, पहली विशेषता। दूसरी, अवसादी चट्टान भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग अवसादी शैल से और 25% भाग आग्नेय और रूपांतरित शैल से बनता है। पृथ्वी का 75% भाग अवसादी शैलों से ही बना हुआ है। अगली विशेषता है कि अवसादी शैल में परतें पाई जाती हैं, परंतु ये परतें रवेदार नहीं होती है। अवसादी चट्टानें संगठित और असंगठित दोनों प्रकार की हो सकती है। अवसादी चट्टानें क्षैतिज रूप में बहुत कम पाई जाती है। अवसादी चट्टानें प्राय मुलायम होती है जैसे चिक्का मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती है जैसे बालू का पत्थर। यानी बालू का पत्थर भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है, चिक्का मिट्टी भी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टानों पर अपरदन का शीघ्र प्रभाव होता है। ये 7 इसकी विशेषताएं हैं और वो उसकी परिभाषा है। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि रूपांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है। रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण लिखिए। रूपांतरित चट्टान क्या है? रूपांतरित चट्टान यानी जैसे आग्नेय और अवसादी चट्टानों का बदलना, आग्नेय और अवसादी चट्टानें बदल करके जिस चट्टान का निर्माण करती है तो वो रूपांतरित चट्टान होती है। रूपांतरित चट्टान का निर्माण अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। परतदार शैल तथा आग्नेय शैल के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। परतदार शैल का अर्थ होता है अवसादी, यानी अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान इन दोनों के रूप में जो परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप जो चट्टान बनती है उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। और इसमें जैसे रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है चूने पत्थर का जैसे संगमरमर बदलना, बालू का पत्थर का क्वार्टजाइट में बदलना, ग्रेनाइट से नीश का निर्माण होना, ये रूपांतरित शैलें हैं। यानी चूना पत्थर है, चूने पत्थर से संगमरमर बनना, बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट बनना, ग्रेनाइट से नीश का निर्माण होना, ये सभी रूपांतरित शैलें हैं।
और रूपांतरित शैलों के उदाहरण देखिए, जैसे संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, स्लेट, फिलाइट, नीस, शिस्ट, सर्पेंटाइन, ये सब क्या है, यानी रूपांतरित चट्टानें हैं। इसके अलावा प्रश्न बनता है कि मृदा किसे कहते हैं, मृदा का क्या महत्व है, या मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी का क्या महत्व है। शैलों के विघटन, मिट्टी किसे कहते हैं, शैलों के विघटन तथा वियोजन से उत्पन्न ढीले एवं असंगठित भू पदार्थों को मृदा कहते हैं। शैलों का जो विघटन होता है, चट्टानों का जो विघटन होता है, वियोजन होता है, चूर्ण बनता है, उनसे जो चूर्ण छिड़कता है अर्थात निकलता है, और उससे जो असंगठित पदार्थ हो जाता है, यानी वो पदार्थ संगठित नहीं रहते, उन पदार्थों को मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। और मृदा को गहराई और मोटाई के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। एक तो वास्तविक मृदा, जिसको ऊपरी मृदा भी कहते हैं, और एक निचली मृदा भी कहते हैं। वास्तविक मृदा ऊपर की मृदा होती है, ये मृदा सबसे ऊपरी भाग को प्रदर्शित करती है, और इस भाग से पौधों तथा मृदा जीवी सूक्ष्म जीवों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। वास्तविक मृदा जो ऊपरी मृदा होती है ना, ऊपरी मृदा में ही क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों को आवश्यक पदार्थ मिलते हैं, आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। निचली मृदा, इससे मिट्टी के अंतर्गत विघटित और वियोजित ऊपरी भाग को सम्मिलित किया जाता है। इस मिट्टी में पौधों के लिए वांछित पोषक तत्वों का अभाव होता है। आपको पेपर कैसा लग रहा है, प्रश्न कैसे लग रहे हैं, जरूर आप बताइएगा। मृदा का क्या महत्व है, ये प्रश्न है, मृदा किसे कहते हैं, मृदा का क्या महत्व है। तो मृदा का महत्व देखिए, मृदा का महत्व है कि पदार्थों के जैविक संगठनों द्वारा गमन चक्रण और पुनर्चक्रण में मृदा सहायता करती है। मृदा जो है, जैविक संगठक जो होते हैं, उनका चक्रण और पुनर्चक्रण, यानी उनको गलाने में और फिर पुनः उगने में सहायता करते हैं, यानी जो चक्र है वो चलता रहता है। मृदा विभिन्न प्रजातियों के पौधों और जीव जंतुओं के लिए एक आदर्श पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध करवाती है। तीसरा है, मृदा से ही पौधों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। चौथा है, मृदा मंडल में ही जल वर्षा और हिमद्रवित जल का भंडारण होता है। हिमद्रवित जल और जो वर्षा जल है वो कहाँ भंडारण होता है, मृदा मंडल में ही होता है। मृदा मानव संस्कृति और सभ्यता की आधारशिला है। यदि मिट्टी नहीं होगी तो मिट्टी में, यानी ये अपनी जो फसल नहीं होगी या जल भंडारण नहीं होगा, तो इस प्रकार क्या है कि जब मानव खाएगा क्या। आगे एक प्रश्न बनता है कि मृदा मानव समाज के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये भी हो सकता है कि मृदा किसे कहते हैं, मृदा मानव समाज के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो मृदा मानव समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक तथा तत्व होती है। मृदा जो होती है मानव के लिए एक पर्यावरणीय कारक है, यानी पर्यावरण की सारी दशाएं इसमें उपलब्ध होती है। खाद्यान्नों तथा लकड़ी के उत्पादन के लिए मृदा एक मुख्य आधार होती है। यह भवनों तथा सड़कों के लिए आधार प्रस्तुत करती है। मृदा महत्वपूर्ण संसाधन है, यह एक बार नष्ट हो जाने पर इसकी स्थान पूर्ति नहीं की जा सकती। मृदा एक बार नष्ट होने पुनः प्राप्त नहीं होती है। मृदा मानव सभ्यता और संस्कृति की आधारशिला है, तो ये मानव के लिए इस प्रकार उपयोगी है। मृदा के प्रमुख संगठक बताइए। मृदा के प्रमुख संगठक है जीवित जीव और जैविक पदार्थ है वो 5 से 12% होते हैं। खनिज पदार्थ इसमें 38 से 47% होते हैं। मृदा घोल जो होता है वो 15 से 35% होता है। मृदा वायुमंडल है वो 15 से 35% होता है। तो ये इसका संगठन होता है और मृदा के संगठक ये है। मृदा क्या है, मिट्टियां कितने प्रकार की होती है, मिट्टी क्या है, मिट्टियां कितने प्रकार की होती है। मिट्टी की परिभाषा है शैलों की विघटन तथा वियोजन से उत्पन्न ढीले एवं असंगठित पदार्थों को मृदा कहते हैं। विश्व की मिट्टियों का विभिन्न आधारों पर विभिन्न रूपों में वर्गीकरण किया गया है। प्रसिद्ध विज्ञानी जो अमेरिका के विज्ञानी है CF मार्क, उन्होंने 1938 में मृदा वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और इस योजना के अंतर्गत उसने मिट्टियों को 3 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया था। एक तो मंडलीय या प्रादेशिक मिट्टियां, अंत्य प्रादेशिक मिट्टियां और अमंडलीय या अप्रादेशिक मिट्टियां, जिसको हम प्रादेशिक, ठीक है, अंतर प्रादेशिक या अंत्य प्रादेशिक और यह अप्रादेशिक, ये 3 प्रकार की मिट्टियां कह सकते हैं। अब मंडलीय मिट्टियां क्या है या प्रादेशिक मिट्टी क्या है। इसके अंतर्गत उन मिट्टियों को शामिल किया जाता है जिनका निर्माण सुप्रवाहित दशाओं में हुआ है, अर्थात वास्तव में ये मिट्टियां बनी हुई होती है। इसके अंतर्गत पूर्णतः विकसित और प्रौढ़ मिट्टियां आती है। इन मिट्टियों का निर्माण दीर्घ काल तक स्थान विशेष की वनस्पति और जलवायु के बीच पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। इन मिट्टियों का जो निर्माण होता है लंबे समय तक, जो वनस्पति है, वनस्पति अंदर दबी हुई रहती है और वनस्पति जब वो बिल्कुल गल जाती है उसके बाद में इन मिट्टियों का निर्माण होता है। तो दीर्घ काल से इनका निर्माण होता है, तो ये फलस्वरूप होता है। इस मंडलीय मृदा श्रेणी को इन्होंने 6 उप श्रेणी में बांटा है। ये जो है ना, कौन सी, पहले वाली, ये मंडलीय जो मिट्टियां हैं या प्रादेशिक मिट्टियों, उनमें 6 प्रकार है प्रादेशिक मिट्टियों के। शीत मंडल की, शुष्क प्रदेशों की, अर्ध शुष्क, आर्द्र तथा आर्द्र घास वाले क्षेत्रों की गहरे रंग की मिट्टियां, वन घास और अवांतर क्षेत्र की मिट्टियां,
इसके अलावा वनाच्छादित प्रदेशों के हल्के रंग वाली पोडजोल मिट्टियां भी प्रादेशिक मिट्टियों में आती है। और वनाच्छादित उपोष्ण और उष्ण प्रदेशों की लेटेराइट मिट्टियां, पोडजोल, लेटेराइट और अर्ध शुष्क क्षेत्र वाली, शुष्क क्षेत्र वाली, शीतमंडल वाली, ये 6 प्रकार की है वो प्रादेशिक मिट्टियां होती है। प्रादेशिक मिट्टियों के अलावा अंत्यमंडलीय मिट्टियां होती है या अंत्य प्रादेशिक मिट्टियां होती है। और इस श्रेणी की मिट्टियों का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां पर निचले भागों में जल भराव रहता है, अर्थात जहां पर जल भरा रहता है और जल हमेशा जल भरा रहता है, उस कारण से जिस मिट्टी का निर्माण होता है और जल का वहां पर उचित निकास की व्यवस्था नहीं होती है, तो इस प्रकार की मिट्टियां उत्पन्न होती है और इन मिट्टियों को कुप्रवाहित मिट्टियां कहते हैं। ये मिट्टियां जो है कुप्रवाहित मिट्टियां होती है। इस श्रेणी की मिट्टियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जहां पर पानी का जल भराव ज्यादा है और वो पानी की निकासी संभव नहीं है, तो वो पानी वही का वही सोखता है और उससे जो मिट्टी बनती है वो अंत्यमंडलीय या अंतर प्रादेशिक होती है। इसमें क्या होता है, एक तो शुष्क प्रदेशों, सागर तटीय जमाओं के क्षेत्र में अपूर्ण प्रवाहित लोनी या लवणीय मिट्टियां, 1 नंबर में तो आप इसको लवणीय मिट्टियां लिख लो। दूसरा दलदली क्षेत्रों वाली मिट्टियां और तीसरी कैल्शियम युक्त मिट्टियां। तो इसमें अंत्यमंडलीय जो मिट्टियां है वो अंतर प्रादेशिक कह सकते हैं, अंत्यमंडलीय कह सकते हैं। इन मिट्टियों का प्रकार भी 3 प्रकार का होता है। अमंडलीय या अप्रादेशिक मिट्टियां क्या है? इस श्रेणी की मिट्टियों में मृदा संस्तरों का पूर्ण विकास नहीं होता है। वास्तव में मृदा परिच्छेदिका की ऊपरी सतह से निचली सतह तक मिट्टियों की रचना तथा गुणों में समानता और एकरसता होती है। इसमें क्या होती है कि ऊपर से लेकर नीचे तक समान रूप से मिट्टियों में समानता पाई जाती है। तो इसमें पोषक तत्वों का भी अभाव होता है, तो ये अविकसित मिट्टियां होती है। इसके अंतर्गत भी 3 मिट्टियां होती है, एक तो लिथोसोल मिट्टियां और जलोढ़ कांप मिट्टियां और रेतीली मिट्टियां। ये 3 प्रकार की मिट्टियां हैं, वो अमंडलीय या अप्रादेशिक मिट्टियां है। तो मिट्टी से संबंधित सवाल पूरे हुए। मृदा से संबंधित इसके बाद आपकी एक ज्वालामुखी जो आपकी चैप्टर है, तो ज्वालामुखी से संबंधित हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। ज्वालामुखी क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। तो ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके मुख से आग की ज्वाला निकलती हो। परिभाषा ये हो गई कि ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर गैस एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर उनके भीतर तथा बाहर प्रकट होने की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। ज्वालामुखी वो क्रिया है जो पृथ्वी के भीतर गैस और लावा की उत्पत्ति से लेकर के पृथ्वी के अंदर और बाहर होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती है उन सभी को शामिल किया जाता है। लावा और गैसें जो निकलती है उनसे क्या क्या क्रियाएं होती है वो सारी क्रियाएं ज्वालामुखी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा है प्रश्न आपके, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए। ज्वालामुखी से निकलने वाले भागों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो गैस तथा जलवाष्प, दूसरा विखंडित पदार्थ, तीसरा लावा पदार्थ। विखंडित पदार्थ और लावा पदार्थ। 9वां प्रश्न बनता है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों का वर्णन कीजिए। ज्वालामुखी से 3 पदार्थ निकलते हैं, गैस तथा जलवाष्प, विखंडित पदार्थ और लावा पदार्थ। अब गैस तथा जलवाष्प क्या है, देखिए गैस तथा जलवाष्प। सर्वप्रथम ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, जब उद्गार होता है तो गैसें बड़े जोर के साथ भूपटल को तोड़ करके धरातल पर प्रकट होती है और इन गैसों में सर्वाधिक प्रतिशत है वो वाष्प का होता है, सबसे ज्यादा वाष्प होती है। और संपूर्ण ज्वालामुखी में जो ज्वालामुखी गैस होती है उसमें लगभग 60 से 90% तक वाष्प भी होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ये गैसें भी होती रहती है। दूसरा है इसमें विखंडित पदार्थ। विखंडित पदार्थों में ज्वालामुखी की बारीकी धूल से लेकर बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े उद्गार के समय गैसों की तीव्रता के कारण ये टुकड़े आकाश में अधिक ऊंचाई तक उछालते। विखंडित पदार्थ का अर्थ है जब वो चट्टानें टूटती है तो टूटने से उनके जो छोटे टुकड़े या बड़े टुकड़े आकाश में निकलते हैं, आकाश में उछलते हैं, उनको क्या कहते हैं, यानी विखंडित पदार्थ कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको बम कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न आ जाता है छोटा कि बम किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, बम कहते हैं। इनका जो व्यास होता है वो इंच से लेकर के कई कई फीट तक हो जाता है, यानी बड़े बड़े जो पत्थर है वो ऊपर उठ जाते हैं। इसके अलावा तीसरा होता है लावा। ज्वालामुखी से निकलने वाला तीसरा पदार्थ लावा। जब उद्गार के साथ द्रव रूप में पिघला हुआ भाग बाहर आता है तो उसे लावा कहते हैं। सिलिका का द्रव लावा 2 तरह का होता है, एक तो अम्ल प्रधान लावा यानी एसिड लावा और एक बेसिक लावा। एसिड लावा और बेसिक लावा। एसिड का मतलब अम्ल होता है। एसिड लावा का रंग पीला होता है, बाहर हल्का होता है, द्रव रूप अत्यंत गाढ़ा होता है जो कि ऊंचे ताप पर पिघलता है। और पेट्रिक लावा या बेसिक लावा जो होता है इसका रंग गहरा तथा काला होता है, भार अधिक और द्रव रूप पतला होता है। ये जो बेसिक लावा होता है कम ताप पर ही पिघल जाता है। तो ये 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। अब प्रश्न बनता है कि ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं। ज्वालामुखी के अंग से निःसृत पदार्थ जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ क्रम से जमा होने लगते हैं। ज्वालामुखी से जो भी पदार्थ निकलते हैं वो ज्वालामुखी के
जैसे जिस जहां से निकल के वो छिद्र बना करके निकलती है, और उस छिद्र के, ये छिद्र है, इस छिद्र के चारों ओर क्या होता है, ये मलबा एकत्रित हो जाता है। ये मलबा एकत्रित हो जाता है और एक शंकु की तरह उसका निर्माण हो जाता है, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। जब जमाव अधिक हो जाता है तो शंकु काफी बड़ा हो जाता है और तथा पर्वत का रूप धारण कर लेता है, और इस प्रकार के शंकु को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। यानी जो अत्यधिक मात्रा में जब वो मलबा वहां पर एकत्रित हो जाता है तो उससे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी के प्रकार लिखिए। ज्वालामुखी की परिभाषा है कि ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर गैस एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर के उनके पृथ्वी के भीतर और बाहर प्रकट होने की सारी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। ज्वालामुखी के प्रकार है वो, इनका वर्गीकरण होता है कि ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार वर्गीकरण और उद्गार अवधि के अनुसार वर्गीकरण, दो तरह से इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार जो वर्गीकरण है, उद्गार के अनुसार जो है, जैसे उद्गार होता है तो कैसे होता है, तो उसे एक तो केंद्रीय उद्भेदन वाले होते हैं, एक दरारी उद्भेदन वाले, या दरारी का अर्थ होता है दरार पड़ जाती है। केंद्रीय उद्भेदन का अर्थ होता है कि जिसमें से एक छिद्र हो जाता है। तो ये तो हो गया केंद्रीय, ये दरार पड़ जाती है, इसका मतलब दरारी हो गया। और केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी होते हैं जैसे 5 प्रकार के। एक तो हवाईयन प्रकार के, स्ट्राम्बोलियन ज्वालामुखी, वल्केनियन, विसुवियन और पिलियन। ये सभी ज्वालामुखी अभी हम पढ़ के देखेंगे कि इनकी क्या है। उद्गार अवधि के आधार पर भी ज्वालामुखी है वो 3 प्रकार के होते हैं। उद्गार की अवधि का मतलब होता है समय। सक्रिय जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, ये 3 प्रकार के होते हैं। उद्गार स्वरूप और तीव्रता के आधार पर जो इनका वर्गीकरण है वो इस प्रकार है, देखिए। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और धरातलीय दरारी वाले यानी ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी देखिए, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी एक संकरी नली या द्रोण के सारे छिद्र से निकलता है, यानी एक छिद्र हो जाता है और उसके निकलता है, और लावा पदार्थ जो होता है वो अत्यधिक ऊंचाई तक आकाश में चला जाता है। इनके उद्गार से भयंकर भूकंप आ जाते हैं। केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, हवाई, स्ट्राम्बोली, वल्केनियन और पीली, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा देखिए ज्वालामुखियों का नामकरण जो है, स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी क्या है, देखिए इस तरह के ज्वालामुखी में तरल लावा के अतिरिक्त कुछ विखंडित पदार्थ जैसे ज्वालामुखी धूल, झामक, अवस्कर तथा ज्वालामुखी बम भी उद्गार के समय निकलते हैं। स्ट्राम्बोली में क्या होता है, ये इस प्रकार के पदार्थ भी और निकलते हैं जो अधिक ऊंचाई पर जाकर के पुनः ज्वालामुखी क्रेटर में गिर जाते हैं, जहां पर वो क्या होता है, उसका जो मुख्य होता है ना क्रेटर, जहां से वो निकल रहा है वहीं वापस गिर जाते हैं। और इस प्रकार के उद्गार भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप के स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में पाया जाता है, और इसी के नाम पर इस तरह के उद्गार वाले ज्वालामुखियों को स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं, क्योंकि स्ट्राम्बोली की तरह होते हैं, तो वो इसलिए इसे। वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी क्या है? इस प्रकार का ज्वालामुखी प्राय विस्फोट और भयंकर उद्गार के साथ प्रकट होते हैं, और इससे निकलने वाला लावा इतना चिपचिपा और लसदार होता है कि 2 उद्गारों के बीच यह ज्वालामुखी छिद्र पर जमकर उसे ढक लेता है। इस प्रकार इनका आकार फूल गोभी के आकार का हो जाता है। वल्केनो वाले जो होते हैं वो किस प्रकार का आकार उनका कैसा होता है? फूल गोभी के आकार का। और इसी के कारण इस ज्वालामुखी का नामकरण है वो भूमध्य सागर में स्थित लिपारी द्वीप में प्रसिद्ध ज्वालामुखी वल्केनो के आधार पर किया गया है। वहां पर जो एक लिपारी द्वीप में ही वल्केनो में जो ज्वालामुखी निकला, और इस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं तो वल्केनियन कहलाते हैं। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कैसे होते हैं? देखिए पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। अगर प्रश्न आ जाता है कि सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन से होते हैं, तो वो पिलियन तुल्य या पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक और भयंकर होता है। इनसे निकलने वाला लावा सबसे अधिक चिपचिपा और लसदार होता है, और प्रज्वलित गैसों के कारण ज्वालामुखी में प्रकाशमान हो जाता है। यानी जब जैसे ये वहां से निकलता है तो चारों तरफ एक तरह से यूं कह सकते हैं कि पूरा प्रकाश हो जाता है। 8 मई 1902 को पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर पीली ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ था, और इसी आधार पर अत्यधिक विस्फोटक वाले उद्गार वाले ज्वालामुखियों को पीली तुल्य कहा जाता है। सबसे पहले 8 मई 1902 को पिलियन ज्वालामुखी निकला था। उसके बाद में जब इस प्रकार के ज्वालामुखी निकलते हैं तो पिलियन ज्वालामुखी कहा जाता है। देखिए क्राकाटाओ ज्वालामुखी का उद्गार कब और कैसे हुआ, प्रश्न आ जाता है। क्राकाटाओ ज्वालामुखी का उद्गार जावा और सुमात्रा के मध्य सुंडा जलडमरू मध्य में 1883 में हुआ था। जावा और सुमात्रा के मध्य जलडमरू मध्य में 1883 में हुआ था, जिससे पुराने शंकु का 1/3 भाग हवा में उड़ गया था। भयंकर गैस और वाष्प के कारण 17 मील यानी 27 किलोमीटर की ऊंचाई तक बादल छा गए थे। और इतना ही नहीं, जब अगला उद्गार हुआ
केवल कितने दिनों के बाद? केवल 1 महीने के बाद ही जब अगला उद्गार हुआ तो ज्वालामुखी की धूल तथा राख वाष्प के बादल 50 मील यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक आकाश में पहुंच गया था, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और द्वीप का 2/3 भाग सागर में निमज्जित हो गया था। उद्गार की भयंकर आवाज 3000 मील, 3000 का मील का मतलब होता है 4800 किलोमीटर, यानी लगभग तक दूर जो ऑस्ट्रेलिया तक सुनी गई थी। और भूकंप के कारण वहां भूकंप आया था जिससे 120 फीट की ऊंचाई तक लहरें उठ गई थी, जिससे जावा और सुमात्रा के तटीय भागों में लगभग 36,000 व्यक्ति मारे गए थे। इस प्रकार के यानी जिससे क्राकाटाउ ज्वालामुखी जो आया था तो उससे। विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी क्या है? विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, विसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी वल्केनियन प्रकार के होते हैं। वल्केनियन प्रकार के ज्वालामुखी ही विसुवियस प्रकार के होते हैं। इन ज्वालामुखी से बादल का आकार फूलगोभी, यानी इन ज्वालामुखी का जो आकार होता है वो फूलगोभी के समान होता है। जब विस्फोटित पदार्थ काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो गैस और वाष्प से निर्मित ज्वालामुखी बादल गोलाकार हो जाता है। इस प्रकार का उद्भेदन 79 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 79 ईस्वी में, जिसका प्रथम पर्यवेक्षण प्लिनी मोदे ने किया था। इसलिए इनको प्लिनियन प्रकार के ज्वालामुखी भी कहते हैं। विसुवियस को प्लिनियन प्रकार के ज्वालामुखी भी कहते हैं क्योंकि प्लिनी मोदे ने इनका पर्यवेक्षण किया था। इसके अलावा है कि दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी क्या है? दरारी उद्गार वाले, जब लावा के साथ गैस की मात्रा अधिक नहीं होती तो धरातल में एक दरार पड़ जाती है और उसके कारण लावा शांत रूप में प्रवाहित होकर के धरातल के ऊपर जमा होने लगता है। कभी कभी लावा की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि धरातल के ऊपर लावा की मोटी परत जम जाती है, जो कि जमने से ठोस होकर लावा मैदान अथवा लावा का पठार रूप धारण कर लेती है। इतना अधिक निकल जाता है वो एक दरार के रूप में। इन्हें हम कह सकते हैं कि जैसे लंबी लंबी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इसी प्रकार निकल सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया का पठार और भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का जो लावा प्रदेश, ये दोनों इसी के उदाहरण हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुआ माना जाता है। इस तरह के उद्गार पृथ्वी के इतिहास में बहुत कम हुए हैं। इस तरह के उद्गार होते हैं वो भारत में बहुत ही कम हुए हैं। कौन से दरारी उद्गार वाले हैं? वो बहुत कम हुए हैं। 1783 में आइसलैंड में एक हुआ था जो 27 किलोमीटर लंबी दरार पड़ गई थी और जिसका विस्तार लगभग 218 मिलियन 348 किलोमीटर तक था। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण कीजिए। उद्गार की अवधि के आधार, कुछ ज्वालामुखी उद्गार के समय शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, कुछ ज्वालामुखी कुछ अवकाश के बाद प्रकट होते रहते हैं। इस प्रकार उद्गार के समय तथा दो उद्गारों के बीच अवकाश के आधार पर, यानी दो उद्गारों के बीच में जो अंतर रहता है उसे 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। एक तो जागृत ज्वालामुखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? जिन ज्वालामुखियों से लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकला करते हैं उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में लगभग 500 के लगभग जागृत ज्वालामुखी है। कितने हैं? 500 के लगभग है। दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इस जैसे जागृत ज्वालामुखी इटली के एटना और स्ट्राम्बोली जो है जागृत ज्वालामुखी ही है। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनके उद्गार के समय तथा स्वभाव के विषय में कुछ निश्चित नहीं होता, अर्थात ये कब वापस निकल जाते हैं इनका पता नहीं होता। वर्तमान समय में शांत से नजर आते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। विसुवियस और क्राकाटाउ ये कौन से है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है, उसके मुख में जल भर जाता है, झीलों का निर्माण हो जाता है, पुनः उद्गार की कोई संभावना नहीं होती, ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कोह सुल्तान और देमवंत ईरान, ब्रह्मा म्यांमार का पोपा, ये प्रमुख शांत ज्वालामुखी है। कोह सुल्तान और देमवंत जो ईरान में है, वर्मा में पोपा है जो म्यांमार में है, ये शांत ज्वालामुखी है। अगला है कि विसुवियस ज्वालामुखी किस तरह का ज्वालामुखी होता है, इसका उद्गार कब हुआ था? विसुवियस ज्वालामुखी जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है और विसुवियस भूगर्भिक इतिहास में कई बार जागृत और कई बार शांत हो चुका है। इसका प्रथम उद्गार 79 ईस्वी में हुआ था और जिससे पोम्पियाई और हरकुलेनियन नगरों को काफी क्षति उठानी पड़ी थी। लगभग 1500 वर्षों के बाद विसुवियस का दोबारा उद्गार हुआ था 1631 में। कब हुआ था? 1631 में। और इसके बाद 1803 में, 1872 में, 1906 में, 1927, 28, 29 ये यानी लगभग है वो कितनी बार, यानी 7-8 बार हो गया है। और वर्तमान समय में ये क्या है? विसुवियस है वो प्रसुप्त अवस्था में है। 19वां प्रश्न देखिए, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है और इससे सदैव प्रज्वलित गैसें निकला करती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशमान रहता है।
इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इससे छोटा प्रश्न बन सकता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो वो कौन सा ज्वालामुखी है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। 20वां प्रश्न है कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी उद्गार के प्रमुख कारण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्वालामुखी की परिभाषा तो आपको वही लिखनी है। ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर गैस एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर के पृथ्वी के भीतर और बाहर जो क्रियाएं प्रकट हो जाती होती है उसे यानी ज्वालामुखी के साथ में लिया जाता है। और ज्वालामुखी के उद्गार के प्रमुख कारण यह है, एक तो भूगर्भ में ताप का अधिक होना, जब भूमि में अधिक ताप हो जाता है। दूसरा, अत्यधिक ताप के कारण लावा की उत्पत्ति हो जाना। तीसरा कारण है इसका गैस तथा वाष्प की उत्पत्ति हो जाना। चौथा है लावा का ऊपर की तरफ प्रवाहित होना। उपर्युक्त चारों क्रियाओं के साथ साथ कार्यरत होने पर ही ज्वालामुखी क्रिया का आविर्भाव होता है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जरूर बताइएगा कि हाँ हमें अच्छा लगा, इसके प्रश्न आपको अच्छे लगे, समझ में आए। और भी यदि किस प्रकार के प्रश्न आपको देने हैं, कोई पार्ट यदि मान लो आपके समझ में नहीं आया, उससे संबंधित समझाना हो तो भी आप जरूर लिखिएगा, जो पार्ट आपके समझ में नहीं आया। अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।